मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वह बांझ औरतों का इलाज करती थी और उसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया और सामने जो देखा मैं सुन रह गया। क्योंकि मेरा नाम सुनील है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़े मुश्किलों से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अक्ल लगाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू किया जहां वह उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं थे। साल भर तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों प्रेग्नेंट हो गईं। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता। एक दिन एक पति पत्नी क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने को कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरिस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथ में कोई दवा नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां दोनों औरतें भी नीचे आई और चली गई और उनके पीछे पीछे मेरी पत्नी संगीता भी नीचे आ गई। उसने अपने मुंह का मास्क हटाया और हाथ के ग्लव्स डस्टबिन में डाले। उसे देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराई। मैंने पूछा, संगीता तुम 10वीं पास हो, फिर इन औरतों का इलाज कैसे करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छिपा रही थी, पर आखिर में मैं उसका पति हूँ। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो बस 1 या 2 औरतों का ही इलाज करती, पर अब दिन में करीब 20 से 25 औरतों का वह इलाज करती। अकेली को यह सब संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू कर मैं उसके ब्लड सैंपल लेता और उसकी ट्रीटमेंट में 3 से 4 घंटे लगते हैं। हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती। मैं कभी कभी सोचता कि उसे क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही ही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं करता था क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी और अलग से बेरोजगार था, इसलिए वह मुझे बार बार ताने मारती। कई बार तो मुझे लड़कर मायके चली जाती और फिर उसने खुद कुछ करने की सोची। एक दिन वह मेरे पास आई और उसने कहने लगी कि सुनील, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम चिंता मत करो, जिसके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। मैं मुंह चढ़ाकर वहां से चला गया। आखिर में उसने टेरेस के कमरे का क्लिनिक बना ही लिया। उसने कहा कि मैं जिन औरतों का बच्चे नहीं होते उनका इलाज करूंगी। शुरू शुरू में मैंने उसका मजाक उड़ाया, पर वह अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले यह जानने में लगा रहता कि आखिर वह यह कैसे करती है, पर बाद में यह सोचा कि अगर वह यह सब कर भी रही है तो अपने ही घर के लिए। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैं अपनी बहन के बारे में संगीता से भी बात की, पर उसने अनसुना कर दिया और खैर इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले प्रिया ने अपनी भाभी को बहुत तिरस्कार किया, उसे नंद के रिश्ते के नाम पर बहुत परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और संगीता पर हाथ उठा देता। पर यह सब संगीता को अच्छी तरह से याद था और शायद इसलिए वह प्रिया का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संगीता का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसे आ गया था, पर कभी कभी मैं सोचता
और कभी कभी मैं रात भर नहीं यही सोचता रहता कि आखिर संगीता कैसे इलाज करती है और मुझे नींद तक नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद दो औरतें बुर्का पहने हुए आई। मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दो औरतों को क्या परेशानी थी जो संगीता दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यह दोनों लोग क्लिनिक आई थी। 3 से 4 घंटे बाद वह औरत नीचे आई और उसी के पीछे पीछे यह दो औरतें भी आ गई। वह औरत जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। थोड़ा शक हुआ क्योंकि उनमें से एक की आदमी की चप्पल पहनी थी। मैंने उनसे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपकी जो दिक्कत है वह दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ आया कि उन औरतों का इलाज यह दोनों करती है और नाम संगीता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी प्रिया बहन का फ़ोन आया और रोती रोती रहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और फ़ोन रख दिया और सभी औरतें जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैं उसी क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। संगीता जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैं प्रिया के बारे में उससे बात की। तब वह बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। इसका कारण पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वह बिना कुछ बोले हंसकर वहां से चली गई। इस बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, पर उसे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर वह पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रिया रोती रोती घर आई और कहने लगी कि भैया कुछ भी करो पर भाभी से कहो कि मेरा इलाज करने के लिए आज मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वह मुझे तलाक देने वाले हैं। यह सब संगीता सुन रही थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने संगीता के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रिया ने इस शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर इसका इलाज कर दो वरना इसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम प्रिया की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों तुम इसका इलाज नहीं कर सकती? यह मेरा ना इलाज है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और वह ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद प्रिया का तलाक हुआ और वो हमारे पास आ गई। मुझे संगीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे भी पता करना था कि उसने प्रिया का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्रिया और संगीता का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वह उस पर नज़र भी रखती? मैंने कहा, यह मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया कोई तो बात है, उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है। पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्खा पहने हुए औरत को देखा है? वह औरत नहीं आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वह दोनों औरतें आती है और दोनों आदमी पुरुष हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। प्रिया ने जो कुछ बताया वैसे ही मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे बैठने के लिए कहा। उतने में मैंने प्रिया को फ़ोन कर बुलाया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। संगीता का क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरतें शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो संगीता को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। संगीता बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गई। यह फाइल लो, अब इनका नाम लिखो और इनका ब्लड ग्रुप B+ है और इसे B+ वाला ही बच्चा दो। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर संगीता थोड़ी डर सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो। तब संगीता कहती है कि तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने अपना क्या हाल किया था। तभी मेरी एक सहेली मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक NGO चलाती थी जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक देते थे, या फिर बिना ब्याही लड़कियां भी उनके NGO में अपने बच्चे को दे जाया करती थी।
उसने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह से लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने उसके 2 नौकर दिए थे। तब कभी कोई औरत इलाज कराने आता, मैं उस हिसाब बताती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता, मैं कोई इलाज नहीं करती, पर हाँ तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उसके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद इस ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं प्रिया का इलाज नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह पता ना चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, और जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, और जिन्हें बच्चा नहीं है उन माँ बाप की गोद भर जाती है। और इस तरह से कितनी ही स्त्रियाँ की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। प्रिया और संगीता की आंखों में आंसू आ गए और मुझे मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।